चलिए देखिए, अब पढ़ना है हम लोगों को क्रिया। ठीक, इसके पहले आप लोगों ने विशेषण पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे क्या? क्रिया ना। क्रिया देखिए, दिख रहा है यहाँ तक वर्ब, और नीचे हल्का सा यहाँ क्रिया। ठीक, क्रिया यानी वर्ब। देखिए, क्रिया का अर्थ क्या होता है, आपसे पूछेगा। क्रिया का अर्थ, क्रिया का अर्थ होता है होना या करना। क्रिया का अर्थ क्या होता है? होना या करना, होना या करना। ठीक, क्रिया का अर्थ है होना या करना। अगला, इस पर किसका प्रभाव पड़ता है? डायरेक्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही देख ले रहे हैं। प्रभाव किसका पड़ेगा? लिंग का पड़ेगा और वचन का पड़ेगा। लिंग और किसका? वचन का। यानी इसके ऊपर लिंग का प्रभाव पड़ता है और वचन का। लिंग कहने का सेंस स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ठीक, इसके ऊपर लिंग का प्रभाव पड़ेगा और किसका? वचन का। विकार के आधार पे ये विकारी होता है। ये कैसा होता है? रूपांतर के आधार पे ये विकारी है। किसके अंतर्गत आएगा? विकारी ना। जैसे आपने देखा था कि विकारी यानी जिसपे वचन का, लिंग का या कारक का प्रभाव पड़े उसे हम विकारी कहते हैं, जिसके ऊपर न पड़े उसे अविकारी कहते हैं। ठीक, क्या बता रहे थे? विकारी, तो विकारी यानी जिसके ऊपर लिंग का, वचन का या कारक का प्रभाव पड़े उसे विकारी कहते हैं। तो इसका मतलब क्रिया के ऊपर प्रभाव पड़ता है। एक वचन लिखेंगे तो उसके साथ अलग हो जाएगा, बहुवचन लिखेंगे तो अलग। जैसे गो माने जाना, गोज लिखते हो। जाता, जाते। अगर जाता है, राम घर जाता है, वे घर जाते हैं, तो ताते हो गया कि नहीं? इसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है? वचन का। लिंग का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक, लिंग का प्रभाव। किसका वचन नहीं प्रभाव नहीं पड़ेगा? कारक का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, ये विकारी है। अब इसमें और क्या पूछ सकता है आपको? इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? तो उत्पत्ति के आधार पे इसके दो भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पे कौन कौन? मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। ठीक, उत्पत्ति के आधार पे दो। एक को कहेंगे आप मूल क्रिया और एक को कहेंगे यौगिक क्रिया। मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया। अब देखिए, मूल क्रिया किसे कहेंगे न? जैसे पढ़, लिख न, हंस, ये सब कहलाती हैं मूल क्रिया। अगर इसमें हम जोड़ देंगे ना, तब ये हो जाएगा क्या? यौगिक क्रिया। जैसे पढ़ना, लिखना, लिखना न, हंसना, ये सब कौन सी क्रियाएं हो जाएंगी? यौगिक क्रिया। अगर हम मूल क्रिया में ना लगा देंगे तो ऐसी स्थिति में वो किस क्रिया में बदल जाएंगी? यौगिक क्रिया में बदल जाएंगी। ठीक, और क्रिया जो होगा ये दो प्रकार का होगा, एक मुख्य क्रिया और एक सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया या मिश्र क्रिया। तो देखिए, लिखिए, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। क्रिया के कितने प्रकार? इसके प्रकार मुख्य रूप से क्रिया के दो भेद। क्रिया का एक हम लिखेंगे कौन सा? मुख्य, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। और एक को हम बोलेंगे क्या? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का काम क्या होता है? यानी यह पहचान कराता है कि किस समय की बात की जा रही है। प्रेजेंट की बात की जा रही है कि पास्ट की बात की जा रही है कि फ्यूचर की, वर्तमान का, भूत का कि भविष्य का। इसी से पहचानते हैं। जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता था, राम घर जाएगा। बताओ, तीनों में अंतर है? हाँ, तीनों किससे पहचान रहे हो? है, था और होगा से। यही है सहायक क्रिया। ऐसी क्रियाएं जो इस चीज का बोध कराती हैं कि हम किस समय की बात कर रहे हैं, वही कहलाती हैं क्या? सहायक क्रिया। ठीक, सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया क्या होता है? अब देखिए, सहायक मुख्य क्रिया जो होगा वो मूल क्रिया, यही मुख्य क्रिया बढ़ता है कितने रूप में? दो रूप में। ये मुख्य क्रिया के दो रूप हैं, मूल क्रिया और कौन सा?
यौगिक क्रिया। ये मुख्य क्रिया का रूप है किसका? मुख्य क्रिया, यानी इसका हम नाम लिखते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया यानी मूल क्रिया और कौन सा? यौगिक क्रिया। मुख्य क्रिया के कितने भेद? मूल और यौगिक। और यौगिक जो होगा या मिश्र जो होगा ये 3 होगा, मूल क्रिया और यौगिक। मुख्य क्रिया के 2 भेद। अब मुख्य क्रिया के 2 भेद कौन कौन लिखेंगे आप? मूल और यौगिक। तो मूल और यौगिक, एक का नाम मूल क्रिया और एक का नाम यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया, ठीक, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। बोलो अभी तक दिक्कत नहीं ना? मूल क्रिया और यौगिक क्रिया किसके अंतर्गत आएगा? मुख्य क्रिया के अंतर्गत 2 आ जाएंगी, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। क्लियर? बताते जाओ, कोई दिक्कत हो बताना, फिर से बता देंगे इसको। और यौगिक क्रिया जो होगी ये यौगिक क्रिया 2 भाग में बटेगी ना, 3 भाग में। एक कर्म के आधार पे, रचना के आधार पे और एक अर्थ के आधार पे। कर्म के आधार पे, रचना के आधार पे और अर्थ के आधार पे। इसके भी 3 भेद यौगिक क्रिया के। तो यौगिक के कितने भेद? 3। कर्म के आधार पे, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर। दूसरा रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। और तीसरा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक। अब देखिए कर्म के आधार पे 2 होगा, सकर्मक, सकर्मक और दूसरा अकर्मक। सकर्मक, अकर्मक। सकर्मक माने ऐसी क्रियाएं जिसमें कर्म आना आवश्यक हो, उसे हम सकर्मक कहेंगे। और अकर्मक ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म की आवश्यकता न हो, तो जिन क्रियाओं पर कर्म का कोई प्रभाव न पड़े, जैसे हंसने का प्रभाव नहीं पड़ता, रोना, हंसना न, तो ये सब खेलना, कूदना, ये सब किसी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, ये कहलाती है अकर्मक क्रियाएं। और ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म आवश्यक हो, ऐसी क्रिया को हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया जिसके साथ कर्म आवश्यक हो, क्या आवश्यक हो? कर्म जरूरी हो, कर्म आवश्यक हो, उसे सकर्मक। और जिसके साथ कर्म आवश्यक न हो उसे हम क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और जो सकर्मक क्रिया होगा ये भी 2 प्रकार का होगा, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। माने कभी कभी एक कर्म होगा, कभी कभी किसी वाक्य में केवल एक ही कर्म होगा, और कभी कभी किसी वाक्य में 1 से अधिक कर्म होगा। तो अगर 1 से अधिक कर्म होगा तो उसे द्विकर्मक कहेंगे ना। 2 कर्म आ सकता है, बहुत ज्यादा आएगा तो 2 कर्म, तो उसे हम द्विकर्मक कहेंगे। कितना? द्विकर्मक। और अगर 1 कर्म वाली क्रिया है तो उसे हम एक कर्मक क्रिया कहेंगे। और अगर 2 कर्म वाली क्रिया है तो द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। और अकर्मक क्रिया के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा? पूर्ण और अपूर्ण ना, ऐसी क्रिया जो पूर्ण हो और एक ऐसी क्रिया अपूर्ण हो। ठीक, यानी अकर्मक के अंतर्गत 2 आएगा, पूर्ण और अपूर्ण। पूर्ण और क्या? अपूर्ण। और यहाँ भी एक कर्मक के अंतर्गत भी 2 आता है, पूर्ण एक कर्मक, अपूर्ण एक कर्मक। लिख दें क्या? ये सकर्मक जो है ये कर्म के आधार पे कितना? 2, एक कर्मक और द्विकर्मक। अगर सकर्मक है, सकर्मक में एक कर्मक होगा और द्विकर्मक होगा। अलग से बना दें क्या उसको? देखो जैसे मान लो सकर्मक आ गया, तो सकर्मक में एक कर्मक और इस सकर्मक के 2 भाग। ऐसे सकर्मक, सकर्मक के कितने हिस्से? 2। एक को हम कहेंगे एक कर्मक और एक को क्या कहोगे? द्विकर्मक। एक कर्मक, द्विकर्मक। अब एक कर्मक में भी, एक कर्मक के भी 2 भाग, पूर्ण एक कर्मक और अपूर्ण एक कर्मक। अपूर्ण, ठीक, इतना पूछेगा नहीं। और यहाँ अकर्मक में भी 2 भाग, पूर्ण एक अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। अपूर्ण। अब देखिए ये इतना तो आप इतना क्वालिफाई करके आपको पढ़ाना नहीं है, जो इम्पोर्टेंट और जरूरी है हम उसको बताने चल रहे हैं। बताओ कहीं दिक्कत हो अभी तक? तो कहीं नहीं ना। अब हम लोग देखना चालू करते हैं, और इसमें भी अब आ जाएंगे। अगर हम इसकी बात करेंगे दूसरा रचना के आधार पे, तो रचना के आधार पे कई भेद हैं। रचना के आधार पे सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, मिश्र क्रिया, नाम धातु, पूर्णकालिक क्रिया। तो ये सब आएगा किसके अंतर्गत?
रचना के आधार पे, और अर्थ के आधार पे अलग से हम लोग देख लेंगे। तो इस तरह से आपको देखना है। जैसे मुहावरे हैं, वो किसके आधार पे आ जाएंगे? अर्थ के आधार पे ना। तो उसका अर्थ हम लोग देखेंगे तब वो समझ में आएगा। तो देखिए अब ये हो गया कंप्लीट पूरा। अब हम लोगों को ये देखना है जो जरूरी है, हम लोगों को यहीं से देखना है, ये यहाँ से कर्म के आधार पर, यानी यौगिक क्रिया, और यौगिक क्रिया में कहाँ से? कर्म के आधार पर। ठीक, इसका सेंटेंस लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसको उतारो। चलो देखो, आप डायरेक्ट हम प्रश्न लिख रहे हैं। आप पहले आप बता दो, जो हमने पढ़ाया उसको आप बताओ कि क्रिया का अर्थ क्या होता है? करना या होना। तो यानी क्रिया का अर्थ होता है करना या होना। बताओ ये कैसा है? विकारी है कि अविकारी? विकारी है। तो विकारी के अंतर्गत कितने आते हैं? 4। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चारों हम पढ़ लिए। अब ये पढ़ लेंगे तो चारों का चारों कंप्लीट। अविकारी के अंतर्गत 4। कौन कौन? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। ठीक, ये 4। अब बताओ क्रिया जो है, ये क्रिया 2 प्रकार का आपको बता दिए। एक का नाम है क्या? मुख्य क्रिया। एक का नाम क्या है? मुख्य। और एक का नाम सहायक क्रिया। मुख्य और एक सहायक। मुख्य एक क्रिया और एक सहायक क्रिया। एक को कहते हो मेन वर्ब और एक को कहते हो एक्सिलरी वर्ब, यानी सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया किसे कहेंगे अगर पूछेगा आपसे? ये देखो यहीं से प्रश्न आएगा। सहायक क्रिया जो समय का बोध कराए। किसका? जो समय का बोध कराता है। आप समझ रहे हो? समय का बोध यानी सहायता प्रदान करना। किस चीज का सहायता प्रदान करना? समय का। है कि था कि गा, वही गा। अगर है रहेगा तो आप समझ जाएंगे किस चीज की बात की जा रही है? प्रेजेंट की। था है तो, और गा है तो फ्यूचर की। तो यानी इससे पता चलता रहेगा। और ये जो मुख्य क्रिया होगी, ये मुख्य क्रिया कितने प्रकार की होगी? मुख्य क्रिया 2। एक को हम कहेंगे मूल क्रिया और एक को कहेंगे यौगिक। एक का नाम क्या रहेगा? मूल क्रिया, और एक का नाम रहेगा यौगिक क्रिया। मूल क्रिया के बाद दूसरा यौगिक। यौगिक मतलब आपको अगर शब्द भेद के आधार पता हो तो यौगिक का मतलब आपको बता दिए हैं। ठीक, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यौगिक और योग रूढ़ याद है ना? ये समझ लेना। जैसे योग रूढ़ किसे कहते हैं? जो 2 शब्दों से मिलकर बना हो, दोनों का अलग अलग करो तो दोनों का अलग अलग अर्थ हो। ठीक, और अगर जोड़ दो तो उसका एक विशेष अर्थ हो ना। जैसे पंकज, पंक माने क्या होता है? कीचड़, और ज माने क्या? पंक माने कीचड़, और ज माने जन्मा हुआ। कीचड़ में जन्मा हुआ यानी कमल। पंकज का दूसरा अर्थ है। तोड़ दोगे, पंकज पहले पंक का अर्थ है कीचड़ और ज का अर्थ है जन्मा। दोनों का अर्थ अलग अलग है, जोड़ने पे उसका एक विशेष अर्थ हो गया। दशानन, 10 और आनंद। 10 माने 10 होता है, आनंद माने सिर होता है। दोनों को जोड़ने पे एक विशेष अर्थ को दिखाएगा, यानी रावण को। ठीक, तो ये ऐसे ही योग रूढ़ में जैसे कल। अब आप रूढ़ किसको कहते थे? रूढ़ याद होगा, कल, घर, पर। तोड़ दो जिसका कोई अर्थ न हो, तोड़ने पर उसका कोई अर्थ न हो। ठीक, लेकिन अगर हम कहें यौगिक क्रिया, रूढ़ यौगिक किसे कहते हैं? जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय। विद्या का भी अर्थ है, आलय का भी अर्थ है। दोनों को जोड़ने पे विशेष अर्थ नहीं बना, अर्थ है लेकिन कोई विशेष अर्थ नहीं है। तो ऐसी क्रिया को यौगिक, इसी में ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक, तो यहाँ मूल में क्या हो जाएगा? जैसे ना, खा है ना, पढ़ है, ये पढ़ धातु है, खा धातु है। ठीक, ये संस्कृत में ज्यादा इस तरीके से यूज किया जाएगा। मूल रूप में कहाँ यूज किया जाएगा? संस्कृत में, लेकिन हिंदी में मूल रूप में यूज नहीं किया जाता। और लिख, अब देखिए पठति, पठतः, पठन्ति। आप ऐसे देखते होंगे, पठति, पठतः, पठन्ति। तो यहाँ देखिए संस्कृत में, इसमें जब हम ना जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे? ना, तो ये हो जाएगा पढ़ना, लिखना। जैसे ना जोड़ रहे हो, पढ़ना। उसके बाद क्या है? खाना न, खाना। और क्या है? लिखना। ये सब देखो कौन सी क्रिया हो जाएगी? लिखना। ये हो जाएगी यौगिक क्रिया। और यौगिक क्रिया के भी 3 भेद हैं। यौगिक क्रिया के कितने भेद? 3।
किसके आधार पे? एक हो जाएगा कर्म के आधार पे, एक कर्म के आधार पर, एक रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर ना, और एक हो जाएगा अर्थ के आधार पर। किस आधार पर? अर्थ के आधार पर। तो जो कर्म के आधार पे होगा ये दो प्रकार का होगा। एक को हम कह देंगे सकर्मक। क्या कह देंगे? सकर्मक क्रिया। कौन सा क्रिया? सकर्मक क्रिया। और एक को कह देंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, ठीक। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म जरूरी हो उसे हम कहेंगे क्या? सकर्मक। और ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म न हो उसे अकर्मक। सकर्मक क्रिया क्या, किसे, किसको लगाने पर और उत्तर मिलता है। क्या, किसे, किसको, किसे और किसको लगाने पे अगर उत्तर मिले तो समझ जाना कि सकर्मक है, और नहीं तो समझना कि वो सब क्या है? अकर्मक। ठीक, ये है। अब हम लोग पहले हेडिंग डालते हैं क्या? कर्म के आधार पर। किस आधार पे? कर्म। और रचना या बनावट के आधार पे कई हैं। जैसे क्या क्या हो जाएगा? एक का नाम है सामान्य क्रिया। कौन सा? सामान्य क्रिया। दूसरे का नाम है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया के कुल 11 भेद हैं। संयुक्त क्रिया के कितने? 11 भेद हैं। उसके बाद आ जाएगा मिश्र क्रिया ना, मिश्र क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, और क्रिया, क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा। इतने हैं। ठीक। तो सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, मिश्र क्रिया, नाम धातु, प्रेरणार्थक क्रिया। दिख रहा है ना पूरा? हाँ, नहीं दिख रहा है? चलो हो गया। अभी आएगा जब ये वाला टॉपिक आएगा ना रचना के आधार पर या बनावट के आधार पे, तो उसको हम अलग कर लेंगे। और अर्थ के आधार पे मुहावरे जैसे हो गए। तो पहले आप डालिए किस आधार पे? कर्म के आधार पे। और कर्म के आधार पे हम सेंटेंस लिखेंगे, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। मिटा दें इसको? समझ गए? बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना? मुख्य क्रिया कितना? मूल और यौगिक। मुख्य क्रिया के कितने भेद? 2 भेद, मूल और यौगिक। यौगिक किससे बनता है? मूल क्रियाओं में ना जोड़ने से यौगिक बन जाता है। और यौगिक क्रिया के कितने भेद? 3। कर्म के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, और अर्थ के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पे और अर्थ के आधार पे। सहायक क्रिया, ऐसी क्रियाएं जो सहायता प्रदान करती हैं समय को पहचानने में। ठीक, उसे हम क्या कहेंगे? सहायक क्रिया। हेडिंग डालो। कौन सा? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। और कर्म के आधार पर क्रिया के भेद लिखो। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। हेडिंग डालो, लिखो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। चलिए देखिए, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर देखो, यहाँ कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। एक का नाम है सकर्मक, एक को क्या कहोगे? सकर्मक। और दूसरे को अकर्मक। सकर्मक, अकर्मक। सकर्मक में छिपा है खुद ही, यानी क्रिया प्लस कर्म। क्रिया के साथ क्या हो? क्रिया के साथ अगर कर्म हो तो उसे हम सकर्मक कहते हैं। और अकर्मक मतलब क्रिया के साथ कर्म न हो, कर्म न हो, कर्म न हो ना, क्रिया के साथ कर्म न हो। यहाँ से प्रश्न बहुत पूछता है, याद रखना। जब परीक्षा आप दोगे कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, और वहाँ पूछेगा ना, तो इसमें पूछेगा इसमें सकर्मक है कि अकर्मक है। सकर्मक में स प्लस कर्म प्लस क। स माने साथ, स माने साथ, कर्म मतलब कर्म, और क माने उपस्थित, क माने उपस्थित। जो कर्म के साथ उपस्थित हो, ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ उपस्थित हो उसे क्या कहेंगे? सकर्मक। और ये देखो 3 से मिलके बना है। अ प्लस कर्म
प्लस क, अ माने बिना, अ माने बिना, और कर्म माने कर्म, और क माने उपस्थित, उपस्थित। जो बिना कर्म का उपस्थित हो उसे क्या कहोगे? अकर्मक। यहाँ देखो खुद ही पता चल रहा है, स माने साथ और अ माने बिना, बिना कर्म के जो आए उसे अकर्मक, और जो कर्म के साथ आए उसे सकर्मक। बिना कर्म के साथ अकर्मक, कर्म के साथ सकर्मक, कर्म के साथ आ जाए तो सकर्मक। ठीक, बोलो कहीं दिक्कत हो तो। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, देखो हम लिख रहे हैं एग्जाम्पल, राम, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल आप पहचानो जरा, वह, न जैसे वह या फिर मोहन, मोहन पुस्तकालय में पढ़ता है, पुस्तकालय में पढ़ता है। यहाँ दोनों में आप बताओ कौन सा कर्मक है कौन अकर्मक, अभी थोड़ा सा दिमाग। हाँ, नीचे वाला अकर्मक क्रिया है और ऊपर वाला सकर्मक। ऐसे देखो, इसको पहचानने का ट्रिक क्या है? सकर्मक को एकदम आसान ट्रिक है। सकर्मक को पहचानने का केवल एक आइडिया आप लगा दो, काम बन जाएगा। हाँ, क्या, किसे, किसको, क्या से उत्तर मिल जाए तब भी सकर्मक है, किसे से उत्तर मिल जाए तब भी सकर्मक है, किसे, और अगर किसको से मिल जाए तब भी ये क्या है? सकर्मक। न सकर्मक कब कब होगा? जब उसका उत्तर क्या से मिल जाए, किसे से मिल जाए, किसको से मिल जाए। जरा बताओ, और किसमें? क्रिया में। किस चीज में लगाना है क्या, किसे, किसको? क्रिया में लगाना है। और क्रिया यहाँ पहचानो जरा, यहाँ क्रिया कौन है? पढ़ता है। तो क्रिया में लगाओ, पढ़ता है, क्या पढ़ता है? इसका मतलब ये कर्म है, तो इसका मतलब पढ़ने के लिए कर्म आया है, इसका मतलब ये सकर्मक है। ये क्या है? सकर्मक है, सकर्मक। ठीक, ये ऐसी क्रियाएं कहलाती हैं सकर्मक। क्रिया का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो पुस्तक यहाँ कर्म है, इसलिए ये राम क्या है? करता है, पुस्तक कर्म है, और पढ़ना क्रिया है। तो क्रिया है, और क्रिया के लिए आया हुआ कर्म क्या है? क्या? पुस्तक है। समझ गए? जैसे यहाँ मोहन पुस्तकालय में पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तकालय पढ़ता है? नहीं, गड़बड़ हो गया। किसे पढ़ता है? नहीं मिला। किसको पढ़ता है? नहीं मिला। तो यानी ये क्या होगा? अकर्मक। कौन सी क्रिया? यहाँ पढ़ना और यहाँ पढ़ने में अंतर समझ रहे हो? यहाँ भी पढ़ना था, यहाँ सकर्मक हुआ, यहाँ पढ़ना सकर्मक हुआ, यहाँ पढ़ना ये जो पुस्तकालय है ना, ये में का कर्म है। किसका कर्म है? क्रिया का नहीं, बल्कि में का कर्म है। समझ गए? यानी यहाँ अब इससे, जैसे अगर अंग्रेजी में होते तो इसका पैसिव बनना संभव, इसका पैसिव बनता। ठीक, और लिखो, जैसे अब आप पहचान के बताओ जरा, बच्चा फुटबॉल खेलता है, बच्चा फुटबॉल खेलता है, बच्चा फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल खेलता है। बताओ ये सकर्मक है कि अकर्मक है? ये क्या है? सकर्मक। कैसे? खेलता है, तो कहेंगे क्या? क्या खेलता है? उत्तर मिला। अगर क्या लगाने पे, किसे लिखाने पे, किसको लगाने पे उत्तर मिल जाए तो समझ जाना सकर्मक है, और अगर न मिले तो समझ जाना क्या है? अकर्मक है। जैसे बच्चा मैदान में फुटबॉल खेलता है, बच्चा मैदान में खेलता है, तो बच्चा मैदान में खेलता है। बताओ, बच्चा मैदान में खेलता है, बच्चा मैदान में खेलता है, मैदान में खेलता है, में खेलता है। क्या खेलता है? पता नहीं। कहाँ किसे खेलता है? पता नहीं। किसको खेलता है? पता नहीं। कहाँ खेलता है? तो कहाँ लगाने पे जो उत्तर मिलता है? क्रिया में क्या लगाने पर? कहाँ। तो समझ जाना वो क्या है? अकर्मक है। जैसे यहाँ देखो,
पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है? पुस्तकालय में पढ़ता है। खेलता है, कहाँ खेलता है? मैदान में खेलता है। तो क्या हो जाएगा ये? अकर्मक। समझ गए? और बताओ आप, जैसे बालक पुस्तकालय में पढ़ता है, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, अकर्मक। कहाँ उड़ते हैं? आसमान में उड़ते हैं, अकर्मक क्रिया। सही। राम रोता है, राम रोता है, बताओ राम क्या रोता है? किसे रोता है? किसको रोता है? आएगा नहीं। राम रोता है, क्यों रोता है? अब वो तो कुछ कारण होगा, इसमें आएगा। कहाँ, क्या लगाने पे, क्यों लगाने पे नहीं, हम क्या कह रहे हैं, समझ गए? तो राम रोता है, राम हंसता है, राम सोता है, ये सब अकर्मक है। सोना, क्योंकि यहाँ कर्म है ये नहीं है, करता है और क्रिया है। राम, उसके बाद रोना, राम पढ़ता है, राम खेलता है, यहाँ कर्म है ये नहीं है। अगर कर्म मौजूद ही नहीं है तो अकर्मक हो गया। और अगर कर्म है तो वहां देखना है कर्म क्रिया का कर्म है कि आए हुए शब्दों का कर्म है, जोड़ने वाले शब्द का। ठीक। और एक आक लिखो आप, हम बोल रहे हैं, लिखो जैसे, लिखिए, माँ बच्चे को खिलौना देती है, माँ बच्चे को खिलौना देती है, माँ बच्चे को खिलौना देती है। यहाँ दिखेगा, देखो एक बार, यहाँ नीचे, माँ बच्चे को खिलौना देती, यहाँ दिख रहा है ना, माँ बच्चे को खिलौना देती है, नहीं दिख रहा? अच्छा, इसको हम हटा दे रहे हैं ना, पुस्तकालय वाला। ये माँ बच्चे को क्या देती है? खिलौना। एग्जाम्पल बताओ जरा, माँ बच्चे को क्या देती है? खिलौना देती है, खिलौना देती है, देती है, क्या देती है? खिलौना। इसका मतलब ये भी कर्म है। किसे देती है? बच्चे को। तो यानी दोनों ऑफसेट हो रहा है। इसका मतलब ये भी कर्म है और ये भी कर्म है। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? द्विकर्मक। कौन सा? द्विकर्मक। कर्म के आधार पे सकर्मक और अकर्मक, और सकर्मक में दो, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो ये कौन सा है? द्विकर्मक। तो यानी कर्म के आधार पे सकर्मक में दो, सकर्मक में एक कर्मक और द्विकर्मक। तो ये कौन सा हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया। यही हम अभी बता रहे थे। देखो इसमें कितने क्रिया आ गए? दो। यहाँ उत्तर क्या लगाने पर भी मिल रहा है और किसे लगाने पर भी मिल रहा है। तो ऐसे ही प्रश्नों में जो उत्तर आता है, अगर दो दो कर्म हो तो ऐसी क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। बोलो कहीं दिक्कत अब हो तो? ठीक। पहचान इसका क्या है, समझ गए? क्या, किसे, किसको। इससे लगाने पर अगर उत्तर मिल जाए तो आप सब समझ जाना कि सकर्मक है। अगर लगाने पर उत्तर नहीं मिले तो समझ जाना कि अकर्मक है। कैसे, कब, कहाँ और लिख लो। कैसे, कब, कहाँ, कितना लगाने पे उत्तर मिले तो अकर्मक। कैसे, कब, कहाँ लिख लो। क्या क्या लगाने पर? अगर कैसे लगा दो, कैसे, कब, कब लगा दो, कहाँ लगा दो, कहाँ और कितना, अगर ये लगाने पे उत्तर मिले तो समझ जाना भैया कि ये क्या है? अकर्मक। जैसे वह बाजार जाता है, कहाँ जाता है? बाजार जाता है। ठीक। वह हॉकी से खेलता है, कैसे खेलता है? हॉकी से। कैसे खेलता है? हॉकी से। वह 5 घंटे पढ़ता है, वह कब पढ़ता है? शाम को पढ़ता है। वह कब पढ़ता है? वह शाम को पढ़ता है। तो हम कहें कब पढ़ता है? शाम को पढ़ता है। वह कितने बजे पढ़ता है? 5 बजे पढ़ता है। ठीक। समझ रहे हो? यानी अब आप समझ जाओगे ना, यानी क्या, किसे, किसको लगाने पे अगर उत्तर मिले तो सकर्मक, और क्या, किसे, किसको लगाने पे उत्तर मिले तो सकर्मक, और अगर मान लो कहाँ, कैसे, कब, कितना लगाने पे उत्तर मिले तो समझ जाना। हाँ, वह 5 लीटर दूध पीता है। वह कितना दूध पीता है? 5 लीटर। ठीक।
तो वह 5 लीटर दूध पीता है। पीता है, क्या पीता है? दूध पीता है। तो यहाँ देखो, पीता है, क्या पीता है? दूध पीता है। तो यहाँ कर्म भी है, और कितना दूध पीता? 5 लीटर। तो यानी ये सकर्मक है। अगर उत्तर मिल गया, अगर मान लो कहीं ऐसा सेंटेंस आ जाए कि दोनों से उत्तर मिलता रहे, जैसे वह 5 लीटर दूध पीता है ना, वह 5 लीटर दूध पीता है, 5 लीटर दूध पीता है, दूध पीता है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो, वह पीता है, क्या पीता है? दूध। तो क्या लगाने पे आ गया, तो इसका मतलब अब यहाँ कितना पीता है, तो कितना भी आ गया। अब यहाँ देखो, क्या वाला भी उत्तर आ गया और कितना वाला। लेकिन अगर एक बार कर्म कहीं दिख गया, क्या, किसे, किसको लगाने पर, तो ऐसी स्थिति में ये सकर्मक हो जाएगा। तभी इसको अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक का दोनों का अगर मिलाने पे मिल जाए तो हमेशा क्या होगा? सकर्मक। क्लियर? कहीं दिक्कत नहीं। उतार लो इसको। अब लिखो, एक कर्मक भी समझ गए, द्विकर्मक भी समझ गए। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, एक कर्मक है। अगर हम बोल दें राम ने मोहन को पुस्तक दिया, राम ने दिया, क्या दिया? पुस्तक दिया। किसे दिया? मोहन को दिया। तो इसमें कितने कर्म हैं? द्विकर्म, 2 कर्मक हो जाएगा। सकर्मक अब लिखना चालू करो, सकर्मक में भी और